नमस्कार। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में बात करेंगे आज इंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ कुछ बादशाहों के बारे में। जो बादशाह किसी जमाने में थे, लेकिन अब उनकी बादशाही खत्म होती नजर आती है। उसमें से निकल के आता है जी इंटरटेनमेंट इंटर कंपनी के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा जानने की प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका स्टॉक परफॉर्मेंस साथ में जानेंगे। इसकी क्या है रिएक्शंस शेयर होल्डर्स का, साथ में क्या वैल्यूशंस निकल के आती है, क्योंकि इसकी चार्ट क्या दर्शाती है, और इसकी स्टेप बाय स्टेप समझने की प्रयास करते हैं आज जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के लिमिटेड लिमिटेड के बारे में। इसके वेबसाइट्स पे जब हम विजिट किए तो देखते हैं इसके वेबसाइट्स पे क्या इन्फॉर्मेशन आती है। पहले यहीं से देखा जाए तो कहती है हम ब्रॉडकास्ट डिजिटल्स मूवीज और म्यूजिक में कामकाज करने वाली कंपनी। कहती है 260 प्लस आवर्स की है, 150 प्लस एक्सक्लूसिव ओरिजिनल, 4800 प्लस मूवीज टाइटल्स, 1.5 बिलियन इज व्यूअर्स, और 190 प्लस कंट्रीज में कामकाज करती नजर आती है कंपनी। कहती है 80 प्लस चैनल्स हमारे पास हैं, और कुछ है 10 लैंग्वेज में कामकाज करती है कंपनियां, और 260K प्लस इन द आवर टेलीविजन्स पे हैं। और ये कुछ इनकी हैशटैग और टैगलाइंस की हिसाब से बात कर रहे थे। जो कंपनी दावा करती है हमारे पास ये सारी चीज़ अवेलेबल है, तो फिर जब ये सारी चीज़ अवेलेबल है तो इसका परफॉर्मेंस क्या नकल के आता है, उसी के बात करने वाले हैं। जहाँ पे स्टॉक में क्या रैली चल रही थी, रैली के बाद आपको पता है इसका मर्जर की बात चल रही थी। मर्जर के बाद कुछ कंपनी के लिए अप्रूवल मिला था NCLT से, और उसके बाद इसकी खुद की एक इनकी चैनल है बंगला में, उनको दोनों को मर्ज किया करने की प्लानिंग थी सोनी टीवी में। और यही सब बातें को लेके आज हम स्टडी करेंगे, क्या निकल के आता है इस स्टॉक में परफॉर्मेंस और क्या निकल के आता है इसका मार्केट रिएक्शंस। तो चलते हैं इस स्टॉक में और समझते हैं इसके जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस इज द मेनली इन द फॉलोइंग बिजनेस ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द सैटेलाइट्स टेलीविजन channels, space satellite agent of the other satellite television channels, and sale of the media content। ये मीडिया कंटेंट बेचने में माहिर है। पता है आपको, इसके ऊपर कुछ हुआ भी था पहले, और उसको भी याद नहीं कराऊंगा। प्रोग्राम्स, फिल्म राइट्स, फिट्स, म्यूजिक राइट के ऊपर बात काज करती नजर आती है कंपनियां। और चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा लेता हूँ फंडामेंटली हाइलाइट्स, फिर चलेंगे इसके स्टॉक में रिएक्शन की तरफ, जो क्या इसका क्या निकल गया होगी। इसके वेबसाइट के पास सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो भी चाहें आपके पास। जैसे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डिजिटल मूवीज, यहाँ पे मैं कुछ पार्ट्स को लेना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका ओवरव्यू के तौर पे कुछ लेता हूँ। आखिर क्या है ओवरव्यू। कहते हैं एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड्स अनफिल्टर्ड एंड अनचार्टर्ड, ये क्या इसका टैगलाइन है। इसके बाद कहती है आवर इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। इनके पास प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट में क्या है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है। डोमेस्टिक में क्या है, इंटरनेशनल में क्या है, तो हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी को थोड़ा सा समझने के लिए ना उसकी थोड़ी सी हकीकत को समझना जरूरी है। तो कहती है डोमेस्टिक में नंबर 1 कहती है। दोस्तों ये समझ मुझे कई बार समझ नहीं आता, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन देता है, किसको कैसे मिलता है, मुझे पर नहीं पता। लेकिन जितने वेबसाइट्स पे आप विजिट करेंगे ना, जैसे मैं अभी TV18 की बात कर रहे थे। TV18 में जब मैंने विजिट किया था तो लिखा हुआ था 18=1। अब मुझे ये समझ नहीं आया 18=1 अर्थात ये भी अपने आप को कहती है 1 नंबर 1, ये भी कहते हैं नंबर 1, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है पता नहीं। तो नंबर 1 कहती है एंटरटेनमेंट नेटवर्क की दुनिया में, और 50 चैनल्स हैं इनके पास, 11 नेटिव लैंग्वेज एंड 572 मिलियन वीकली व्यूअर्स इनके पास है। अब हिंदी चैनल में देखा जाए तो इनके पास 6 चैनल, NTV, कुछ चैनल्स जो आप देखते होंगे अपने रेगुलर जिंदगी के। और ऐसे रीजनल चैनल लैंग्वेज में देखेंगे तो ढेर सारा बंगला है, और ढेर सारा कुछ लैंग्वेज। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा पता नहीं, कुछ जैसे लिखा हो, जैसे मराठी लिखा है, युवा लिखा है, तो मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ। मुझे बाकी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता किस किस लैंग्वेज में की है। इसके बाद देखा जाए वाइस्कोप करके एक रॉकीज क्या है, टॉकीज करके आती है। और इसके बाद चित्र मंदिर करके आती है। पता नहीं क्या क्या चैनल है, कहाँ कहाँ चलती है मुझे नहीं पता। हाँ, मूवीज के एकदम देखना तो पिक्चर्स है, पिक्चर। तो ये हम क्यों बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं इस कंपनी के
मार्केट में स्टॉक सामने समझने का प्रयास करेंगे इसकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस। और मैनेजमेंट से याद आया मुझे, मैनेजमेंट की जैसे याद आया मुझे याद ये आया कि अभी मैनेजमेंट ने इसमें क्या हुआ, जो रिजिग्नेशन ऑफ जो सीएफओ है इसका, उन्होंने रिजाइन कर दिया 18 तारीख को। आज कितना तारीख है? 21 तारीख। अब क्या रीजन हो सकता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जाके देखते हैं तो चेंज इन के मैनेजरल पर्सन को उन्होंने चेंज किया है, और या तो उन्होंने खुद रिजाइन किया या कंपनी ने रिजाइन किया, ये तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक रोहित कुमार गुप्ता, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड द की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू द स्टेप डाउन फ्रॉम द हिज पोजीशंस ड्यू टू द पर्सनल रीजन। अर्थात इनके पास देखा जाए कि रोहित गुप्ता जी जो कि इनके सीएफओ थे, उन्होंने पर्सनल रीजन डाल करके रिजाइन कर दिए, और कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी एंड विश टू द हिम इन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑल फ्यूचर इन द, और जो एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है वो निभाती चलती है। अंदर की क्या बात हो सकती हो तो आप एम्प्लॉय यदि होंगे या आप जानते होंगे तो समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता। जो डेटा यहाँ पे था मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ। अब इसमें मैं ऐसे स्टडी कर रहा था इसके चैनल के बेसिस पे, जहाँ पे चैनल ढेर सारे इसके नीचे चैनल और बाकी सारे चैनल्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद देखा जाए तो इस डोमेस्टिक के बाद इसमें निकल के आती थी कि हमारे पास इंटरनेशनल भी है। तो इंटरनेशनल पे थोड़ा सा देखते हैं क्या इंटरनेशनल क्या कहती है। इसके पास जो इंटरनेशनल इसमें टेक्नोलॉजी बाकी सारी चीज़ें की बात करती है कंपनियाँ। तो इसमें ओवरव्यू के टाइप पे चलूँ, और यहाँ पे मैं अभी तो जस्ट खोला था इसी ऑप्शन से, लेकिन फिर दोबारा ओपन नहीं हो रहा है, क्या निकल के आते पता नहीं। चलते हैं इसके, और कुछ है जहाँ पे ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, मूवीज़ की बात कर रहे थे। ओवरव्यू में हम दोबारा क्लिक करते हैं, कुछ निकल के आता है कि नहीं आता, तो यहाँ पे निकल के आती है दोबारा। इंटरनेशनल लेवल पे क्या करती है कंपनी? इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए जी टीवी और जी कुछ सिनेमा, बायोस्कोप्स और ये सब कुछ कामकाज यूरोप में करती है, मेना में काम करती है, अमेरिका में कामकाज करती है, अफ्रीका में इनको देखी जाती है, सिंडिकेशंस में देखी जाती है, कंटेंट सेल्स यहाँ पे सेल करती नजर आती है कंपनियाँ। ऐसी 120 कंट्रीज और 450 मिलियन की कहते हैं हमारे पास व्यूअर्स है। जब इतनी सारी चीज़ हैं तो कंपनी का तो प्रॉफिट तो अच्छा खासा होना चाहिए, और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस भी तो अच्छी तगड़ी होनी चाहिए, जिससे कि मार्केट में इसका रिएक्शन अच्छा खासा निकल के आए, और स्टॉक एक लगातार जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक की फंडिंग आती है तो इसका स्टॉक तो बिल्कुल जंप करना चाहिए। या क्या जो मीडिया सेक्टर के जो चीज़ें हैं क्या एम्प्लॉय तक ही लिमिटेड हैं या कंपनी को भी बेनिफिशियली होती है? अब चलते हैं थोड़ा सा हाईलाइट की तरफ। दोस्तों हाईलाइट में देखा जाता है, जो हम पहले देखें बुक वैल्यू को, तो बुक वैल्यू 113 रुपये के आसपास, करंट मार्केट प्राइस जो 156 के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.37 के आसपास, इंट्रिंसिक वैल्यू 43 के आसपास। अब आती है नेक्स्ट स्टेप, वो है फेस वैल्यू 1 रुपये का, डिविडेंड पेइंग नथिंग, कुछ भी नहीं। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री के पी की बात करें। जहाँ पे इंडस्ट्री के पोटेंशियल की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्री 45% की पोटेंशियल है, वहाँ पे इस कंपनी में 46% की पोटेंशियल देखने को मिलती है। आरओसी 6.62, आरओई 3.1 के आसपास, प्रमोटर होल्डिंग ओनली ऑन 3.98%, अर्थात 4% की होल्डिंग, उस 4% की होल्डिंग में 5.38% जो है वो प्लेज कर रखी है। और क्या इन्वेस्टर जो इसका प्रमोटर है, प्रमोटर इसने कहाँ फंड की जरूरत होती है? डेट इक्विटी कुछ भी नहीं, चलो 0.02 के आसपास निकल के आती है। इन सब की चर्चा भी करना ठीक नहीं है, इंटर रेशियो वगैरह हम बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ पे? जहाँ पे हम लर्निंग वाली पार्ट्स को लेकर के आपके सामने रूबरू होने का प्रयास करते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट, बिजनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे कुछ ना कुछ लर्निंग वाला पार्ट्स जो कि कंप्लीट हो सके, जहाँ पे हम फंडामेंटल्स हाईलाइट से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड वाली बात तक को रखने का प्रयास करते हैं, जो आखिर ये टेक्निकल ट्रेंड क्या दर्शाती है, चार्ट की ट्रेंड क्या दर्शाती नजर आती है। तो चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी की थोड़ा सा और ओवरव्यू साइड में। तो कंपनी की चार्ट हमने देखा है, एक बार चार्ट को एक नज़र डालते हैं, और इससे पहले 52 की एक बार हाई देखें तो 52 की हाई कहती है अभी तक का 300 रुपये मानते हैं इसको, 300 और 126 रुपये के आसपास गया था। तो इसका बीच का गैप आप समझ सकते हैं कितना का गैप रहा होगा।
अब हम एक साल के चार्ट को एक सामने रखने का प्रयास करते हैं। एक साल के चार्ट में हुआ क्या? एक साल के चार्ट में लगातार क्या थी, ये जो स्टेबिलिटी नजर आती है ना, एक बॉर्डर लाइन, और यहां पे क्या हुआ, एकाएक गिरती है जो स्टॉक, और गिरने के बाद क्या होती है, चढ़ती है। क्योंकि हमेशा होता है मार्केट में, एक हमेशा होता है, अक्सर कहते हैं ना, जब हम लेते हैं तो स्टॉक गिरने लगती है, क्योंकि हम इसको पिक पे लेते हैं। अब पिक पे लेने के बाद मार्केट कब सटल शिफ्ट करेगा वो पता नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ट्रेडर्स, बिग बुल्स की मार्केट स्ट्रेटजी होती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन आइटम लेता हूँ और उसको समझने का प्रयास करता हूँ। अब स्टॉक में अच्छी खासी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो रेजिस्टेंस ये निकल के आती थी। इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते करते सीधे रेजिस्टेंस क्या हुआ, सीधे गिरता नजर आया। गिरने के बाद रेजिस्टेंस क्या लगता है, यदि इसी आकार से भी चलता रहे तो स्टॉक थोड़ी सी लगता है कि ऊपरी सतह, अर्थात लगता है मुझे ऐसा, जो यहाँ से लेकर के और ये इस तरह से आगे मूवमेंट कर सकता है, जो कि इसको मैच कर सकता है आगे चल करके थोड़े पीरियड के बाद, और इस लेवल के आसपास दोबारा आती है, नज़र आ सकती है। क्योंकि यहाँ से लगातार थोड़ा सा ये बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पे एक मोटिव्स बनाने का प्रयास किया, जहाँ पे एवरेज वैल्यू के आसपास देखने को मिलती है हमेशा शेयर की प्राइसेस। ट्रेंडिंग तो इसका फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल ट्रेंडिंग ठीक है, लेकिन एज वन एक साल की ट्रेंडिंग की चर्चा करें तो एक साल की ट्रेंडिंग इसका अच्छी नहीं दिखती है। लेकिन ट्रेंडिंग फिलहाल यदि हम 1 महीने या 3 महीने की ट्रेंडिंग देखें तो 3 महीने की ट्रेंडिंग में अच्छा खासा, देखिए जिन्होंने इस प्राइस पे लिया होगा, जिनके पास इस प्राइस पे स्टॉक होगी इस रेशियो के आसपास का, उनके पास क्या जंप निकल के आता है, यहाँ से सीधे सीधे स्विंग करती नजर आती है, और इसी तरह से स्विंग करके गिरती थी स्टॉक्स, जिस आकार से गिरी थी उसी आकार से चढ़ी है स्टॉक्स। यही था इसका थोड़ा सा पार्ट। अब चलते हैं फंडामेंटल्स हाईलाइट की तरफ, जहां पे लेटेस्ट अपडेट के बारे में हमने जाना। इनका सीएफओ ने रिजाइन कर दिया। कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का डिविडेंड 2022 के बाद कुछ रहा नहीं, 23 में दिया नहीं क्योंकि कंपनी। अब आते हैं रिजल्ट की तहत में। रिजल्ट में ये निकल के आती है कंपनी का ओवरऑल देखने को मिला, जो इनका खुद का रिवेन्यू इंक्रीज करती नजर आती है, प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डाउनसाइड देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करता है, अर्थात ये कुछ चीज तो अच्छे नजर आते हैं, कुछ चीज अच्छे नजर नहीं आते। अब आते हैं अगला स्टेप पे। अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप जाते हैं कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ। तो इसमें निकल के आती है जो कंपनी का ओवरव्यू ऑफ द, जो कि 2021 में करीब कितना था, 2000 करोड़ के आसपास का इसका टोटल सेल्स हुआ करता था, वो अभी उसी के आसपास अटका पड़ा है, अर्थात इसमें इंक्रीज नहीं हुआ। मार्केट उसी के आसपास कामकाज करती नजर आती है, जबकि 2300 तक पहुंचा था, 2400 तक पहुंचा था, लेकिन फिलहाल इसी के आसपास कामकाज करती नजर आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% फिक्स लगती है, उससे पहले इनके पास अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आई थी, यहाँ पे आके थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। अब आते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में कितना, 13 करोड़ के आसपास। इसमें कुछ क्वार्टर में नुकसान देखने को मिला था, उसके बाद हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिला कंपनी। जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है तो उसको फिर प्लान क्या है, उसको मर्जर के लिए फिर बेचने की क्या तैयारी थी, अर्थात कुछ ज्यादा मिलने वाला था क्या उनको। ईयरली डेटा कुछ कंपेयर करें, ईयरली डेटा क्या करती है, ईयरली डेटा कहती है जो हमारे पास 3700 करोड़ जो था 2013 में, वो करीब 11 साल में आकर के कितना होता है, 8500। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो 3x तो नहीं काम करता, यहाँ पे 2.5x के हिसाब से, टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जंप करती नजर आती है इस साल के हिसाब से। और अभी तक के ये कहा जा सकता है, अभी तक के सबसे टॉप पे कामकाज किया है सेल्स के बेसिस पे कंपनी, जो कि इससे पहले कभी भी इस तरह के सेल्स रेवेन्यू जनरेट करके नहीं आया था, 8600 करोड़ का। इसके बेसिस पे प्रॉफिट की पार्ट रही वो 141 करोड़ के आसपास, जो कि इससे पहले कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट था, 1500 करोड़ 2000 करोड़ तक, 2200 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया था कंपनी ने। लेकिन यहाँ पे आखिर क्या हो रहा है, जो कंपनी की घटती नजर आती है। और पिछला पीरियड तो काफी नुकसान रहा, पिछला साल 2023-24 में तो थोड़ा सा एक पॉजिटिवली देखने को आती है, जहाँ इसका
पॉजिटिवली थोड़ा सा कामकाज करती नजर आती है इसका। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से 11% कम हो गया। नेट प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि सेल्स इंक्रीज कर गई थी। हिस्टोरिकल डेटा कुछ कहती नहीं है, उसको कुछ ट्रैक करना ठीक है नहीं, यहाँ पे भी कुछ करना है नहीं। मतलब सब के सब जो इनका यहाँ के जो इंडिकेटर हैं 3-4, जिसको इंडिकेटर रूप में कहा जा सकता है, एक इंडिकेटर कोई काम का फिलहाल यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम के हिसाब से कोई काम का बचा नहीं। केवल सेंटिमेंटल बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करती रहती है। अब आते हैं कहाँ पे, बैलेंस शीट में। क्या इनका पैसा, बिजनेस में पैसा अटका पड़ा हुआ है क्या? तो सबसे पहले डेटर्स पेबल को देखा। अब यहाँ पे डेटर्स वाले में चले तो निकल के आती है इनके पास पैसा कितने दिन में आती है, 72 दिन में आती है। पेमेंट की कोई टर्म है नहीं, जीरो है, एक्चुअली पेमेंट देती है। तो बैलेंस शीट क्या दर्शाती है, जो नेट इनका जो ट्रेडर्स हैं, जो रिसीवर्स हैं, इनका रिसीवेबल्स कितना का आ रही है, 1700 करोड़ का आ रहा है। और टोटल सेल्स कितना था, 8600 करोड़ का। 8600 करोड़ में 8 दूनी 16, सीधा सीधा देखा जाए तो 20% जो है इनका मार्केट में पैसा फंसा है। और मार्केट के पैसे कब रिकवरी आती है इनके पास, रिकवरी आती है करीब करीब 2-2.25 महीने में, 2.25 महीने में पैसे आते हैं। चलिए 20% का इनका रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स। आगे क्या कहती है इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो इनकी एसेट्स को लेकर क्या हुआ। हम कुछ एसेट्स को लेकर काम करते हैं और एसेट्स में देखते हैं जो क्या इनका एसेट्स जो रहा वो क्या निकल के आती है। इनका एसेट्स जो है, इन्वेस्टमेंट जो था, जब भी जो इन्वेस्टमेंट था लगातार इन्वेस्टमेंट टूटता गया, इन्वेस्टमेंट को तोड़ते गए। फिक्स एसेट्स जो था, फिक्स एसेट्स में क्या रहा, ये भी घटता गया, अर्थात बिकवाली कर रही है, इनका पोजीशन कम होता जा रहा है। लायबिलिटी में बहुत बड़ा पुल बैक नहीं आया था, लेकिन एज ऑन डेट जो पिछले साल से था उसमें कमी आई थी। तो ये हो सकता है जो यहाँ पे इन्होंने अपने एसेट्स को बिकवाली किया तो लायबिलिटी को सेटअप किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट को तो हटाया। इन दोनों को बिकवाली करने के बाद इतना सारा फंड था, ये लगातार बिकवाली के प्रेशर में झेलता नजर आता है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारे पास प्रमोटर्स केवल 4% बची है और बाकी हम पब्लिक के पास ही हैं। पब्लिक क्या कहती है इसके बारे में, पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में, तो देखें प्रमोटर्स केवल 3%। उसके बाद उसमें भी ईसेल्स मीडिया वेंचर्स जो इनके मेन प्रमोटर्स होल्डिंग है। एफआई 19% के आसपास। और एफआई को देखने को ये मिली तो एफआई ने यहाँ पे पोजीशन को बढ़ाया था किसी पीरियड में और जाके बाद में घटाया था। अब इसी पीरियड की बात कर ले, चर्चा करें। इस पीरियड में उसने 10% पोजीशन को क्या किया, कम किया। डीआई ने 10% पोजीशन को, 10% नहीं 8% पोजीशन कम किया। अब ये हुआ क्या, यहाँ पे सबके से डीआई एफआई बिकवाली क्यों कर रहा है। इसी टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हम चार्ट में, और चार्ट को जरा देखें हुआ क्या। चार्ट था कब का, मार्च में। मार्च में क्या होता है, फरवरी में स्टॉक में बुलिश चालू होता है, अर्थात फरवरी में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई होगी या मीडिया न्यूज़ के हिसाब से, बाकी कुछ हिसाब से, जो यहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं खरीदने के। जैसे ही बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करती है, मार्केट क्या होती है, मार्केट बिकवाली की तरफ मूव करता है। कब की बात है ये, मार्च में, क्योंकि मार्च में ही ऐसा हुआ, क्योंकि अप्रैल में तो दोबारा ये खरीदारी का मौका मिला। मार्च में गिरी तो फिर क्या हुआ, देखने को ये मिली, जब अप्रैल में दोबारा खरीदारी हो गई होगी और जून वाले क्वार्टर में दोबारा अपडेट आएगा। तो एफआई और डीआई ने यहाँ पे बिकवाली करके चली। डीआई में क्या है, सबसे बड़ी देखा जाए तो यहाँ पे एफआई में सबसे बहुत ज़्यादा एफआई की भूमिका है और सबसे ज़्यादा डीआई की भूमिका है, करीब 35% के आसपास।
उस 35% में डीआई में कौन है? डीआई में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, मतलब जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के, वो सब के सब हैं। पब्लिक की तरफ देखा जाए, पब्लिक क्या कहती है इसमें? पब्लिक में केवल और केवल एक ही नाम निकल के आती है, बाकी जो है वो रिटेल इन्वेस्टमेंट के पास पड़े हैं। अर्थात जब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ऐसे गिरावट हुई तो यहाँ पे आकर के इस तरह की चीज़ें निकल के आती, और वो हमने समझने का प्रयास किया थोड़ा सा पार्ट को लेकर के। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग की तरफ, जहाँ पे हम चार्ट को ट्रेंडिंग के व्यू से देखते नजर आए थे, जहाँ पे फिलहाल चार्ट ये दर्शाती है जो हम एक सपोर्टिंग जोन के आसपास खड़े हैं। यदि आप ज़्यादा गिरते हो तो हमारे लिए मुश्किल ये है जो हम इससे ज़्यादा फिर गिरने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी देखिए, अभी इसका क्या निकल के आता है, इसका एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसीलिए कहते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी है, उससे ऊपरी सतह पे खड़ी है स्टॉक, क्योंकि जब कोई चार्ट इस तरह के एंगल्स बनाते नजर आए तो क्या नजर आता है, इसमें एक सपोर्ट नजर आता है, एक रेजिस्टेंस नजर आता है, और इसी सेम एंगल पे चार्ट अभी खड़ी है, और उसी एंगल से थोड़ी सी ऊपरी सतह पे देखने को आती है जो चार्ट अभी खड़ी है। आप देखेंगे ऊपरी सतह पे थोड़ी सा प्रेशर्स के साथ कामकाज करती नजर आती है, जहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी बना के कामकाज करती है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से इसका साइड बुलिश नजर आती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए। अब हम चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस में देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस लेवल एज ऑन डेट के हिसाब से जिनके पोर्टफोलियो में रहा होगा उनको क्या दिया होगा। एज ऑन डेट में जिनके पोर्टफोलियो में रहा है अभी तक 10 सालों में, वो सब के सब रो रहे होंगे, क्योंकि उनको कुछ नुकसान ही देखने को मिला है। लेकिन आज के टाइम में यदि कोई ले रहा है या एक एवरेज वैल्यूम के आसपास इन्होंने लिया है, जैसे मान लेता हूँ किसी ने इस एवरेज के पास लिया, या यहाँ पे लिया, या यहाँ पे लिया, या यहाँ पे लिया, कभी भी लिया, उनको क्या है, उनको आज भी एक बेनिफिशियरी नज़र आता है और स्टॉक यहाँ पे परफॉर्मेंस करती नज़र आती है। हाँ, इस पिक पे लिया और यहाँ पे आके मार्केट टूटी तो फिर आपको पोर्टफोलियो में तो नुकसान होना ही होना है। हमने समझने का प्रयास किया जी एंटरटेनमेंट मीडिया, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एंटरप्राइजेस के बारे में, जिसकी हमने थोड़ा सा एक कह सकते हैं इंस्पेक्शंस और रिव्यू पार्ट्स को लेकर के किया, जहाँ पे इसके फंडामेंटल्स, हाइलाइट्स, टेक्निकल ट्रेंड की चर्चा किया। चार्ट में देखा जाए तो हम यहाँ पे चार्ट के एवरेज वॉल्यूम के पास हमने देखा है तो 1 साल के एवरेज वॉल्यूम के आसपास खड़ी है, और यहाँ पे यही पे खड़ी है, मतलब ऊपरी सतह पे खड़ी है। तो यहाँ से एक पुल बैक होने की चांस बनती है, ऐसा नहीं जो बनेगी, पुल बैक चांस बनती है, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू से ऊपर कामकाज करती है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग खरीदने में लगे रहते हैं। लेकिन मार्केट में एक चीज़ हमेशा नोट करना चाहिए, जब लोग खरीदते हैं अर्थात रिटेल खरीदते हैं, तब एफआई और डीआई उसको बिकवाली करते हैं, या ये जब मार्केट में सब बिकवाली करते हैं तो एफआई और डीआई एंट्री करती है और अच्छे पोजीशंस बनाती नजर आती है। तो दोस्तों हमने बात किया जी एंटरटेनमेंट के बारे में। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशंस के साथ अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।